लग रहा है कि इस टाइम हमारे पास कोई कैप्टन है हमारी स्क्वाड के अंदर कि हम लोग उसके ऊपर रिलाई कर सकेंगे, वो अच्छे डिसीजंस ऑन द ग्राउंड क्रूशियल स्टेज के अंदर अगर कोई भी मूवमेंट इस तरह का है तो अपने हाथों से ऐसा फैसला करे कि हम लोग कहेंगे वाकई ये नीड थी? देखिए मेरे ख्याल से आपने सबसे बड़ी गलती ये की थी, इससे पहले जो आपने कप्तान, पहले तो बार बार आपने कप्तान चेंज किया। बहुत ज्यादा। मैं एक सवाल ये करता हूँ कि रिजवान की कप्तानी में क्या मसला था कि आपने उसको वर्ल्ड कप से पहले या कुछ अर्सा पहले आपने चेंज कर दिया? पहली बात तो ये, उस वक्त ये डिबेट चल रही थी कि सलमान की टीम में जगह पर डिबेट चल रही थी कि वो टीम में जगह बनती है कि नहीं बनती है कि T20 फॉर्मेट में आपने कप्तान बना दिया। ठीक है, वही काम किया जो शान मसूद के साथ किया था कि शान मसूद के 15 फेलियर से और आपने पकड़ के कप्तान बना दिया था। ठीक है, वही काम आपने यहाँ पे किया। तो मेरे ख्याल से अगर आपने कप्तान चेंज करना है, मेरे इन माय ओपिनियन, ठीक है, किसी को सही लगता है नहीं लगता, रिजवान इस वक्त मेरे ख्याल में बेहतरीन चॉइस। सॉरी लेकिन मुकद्दस मेरे ख्याल है T20 फॉर्मेट के कैप्टन का पूछनी है, और रिजवान T20 के कैप्टन कभी नहीं रहे पाकिस्तान के लिए, वनडे के कैप्टन रहे हैं। लेकिन T20 में तो इससे बाबर आजम के बाद शाहीन शाह अफरीदी ने कैप्टनसी की, शादाब खान ने की, उसके बाद आगा सलमान ने की, रिजवान का भी मेरा ख्याल है कि T20 के लिए भी अगर आप अच्छा आपको बिल्कुल इन माय ओपिनियन, बिकॉज़ रिजवान को वनडे की कैप्टनसी से चेंज किया गया। आपका देखें प्रॉब्लम क्या है, विकेट कीपर का भी आपका इशू है। हम उसको उस्मान तो मेरे ख्याल से कि अब आपको डिसीजन ले लेना चाहिए उस्मान के हवाले से। ठीक है, आप अगर बाबर को आप रेस्ट देते हैं, साथ में आप उस्मान हो गया, साइम हो गया T20 से, आप इनको शादाब को इनको आप रेस्ट दे सकते हैं। नवाज को मैं नहीं कहूंगा, नवाज क्योंकि देखें लास्ट ईयर आपका सबसे सक्सेसफुल प्लेयर जो है वो नवाज था। लेकिन सर जब आईसीसी टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस आ ही नहीं रही तो क्या करें फिर उसका? फिर आईसीसी टूर्नामेंट में अगर आपने बाहर बिठाना तो फरहान ही बचता है, फिर तो फरहान ही बचता है। लेकिन शादाब भी जो है वो भी या उस्मान तारिक को चलो आप मार्जिन दे सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं बचता फिर तो आपके पास। अगर आपने लेकिन मैं कहना चाह रही हूँ कि उनका ये पहला टूर्नामेंट नहीं था जिसमें वो हमारे साथ गए, शाहिद रजा फरहान का पहला टूर्नामेंट था। तो अगर हम ख्वाजा नाफिज जो थे वो उनका भी पहला टूर्नामेंट था। अगर बात करें ना कि नवाज आप 2022 की जो ओडीआई जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें क्या परफॉर्मेंस थी? नहीं, मैं नवाज ने 2016 का वर्ल्ड कप भी खेला है पाकिस्तान के लिए, मैं बड़ा एग्री करूंगा मगर इस बात से कि नवाज का 10 साल का करियर है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए आईसीसी टूर्नामेंट्स कितने खेल चुके हैं। 2016 का वर्ल्ड कप खेला उन्होंने, उसके बाद 23 का वनडे वर्ल्ड कप वो खेल चुके हैं, 24 में T20 वर्ल्ड कप, 26 में वर्ल्ड कप, 22 में वर्ल्ड कप, एशिया कप 21 23 सारे उन्होंने खेले हैं। लेकिन उनकी ऐसा बड़े मोमेंट्स में कोई परफॉर्मेंस आई नहीं, और इतना ज्यादा डिप अगर किसी एक प्लेयर का है जिसका मैं नाम स्पेशल लेना चाहता हूँ कि वो बायलैटरल्स में पिछले एक साल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस 47 विकेट थी, मोहम्मद नवाज की बात कर रहा हूँ। और आईसीसी इवेंट्स में मेरा ख्याल है उन्होंने 15 या 20 रन किए हैं इस वर्ल्ड कप में, और मुश्किल से कुछ आउट किए हैं और बहुत खराब इकोनॉमी के साथ। आप कभी भी किसी प्लेयर को सेलेक्ट करते हैं या टीम में जगह देते हैं, आप ये अलग अलग टीम नहीं बनाते ना कि ये टीम आईसीसी इवेंट्स के लिए, ये बायलैटरल के लिए। आप जो रिकॉर्ड होता है या जो रिसेंट परफॉर्मेंस होती है उसी को कैरी करते हो, अनटिल अनलेस ये कि कोई बहुत ही एक्सेप्शनल, कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ना कि यार ठीक है आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, यार पिछली बार ऑस्ट्रेलिया में फलाने ने 3 सेंचुरी मारी थी, उसको लेकर जाओ, ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। ऐसी एग्जांपल लेकिन कम होती हैं, तो आपको जाहिर सी बात है कि जो रिसेंट परफॉर्मेंस होती है उसको कैरी करना पड़ता है। देखिए वर्ल्ड कप में लेके जाने की बात नहीं हो रही, लेकिन वर्ल्ड कप से वापस आने के बाद जो प्लेयर्स नवाज में बहरहाल मैं थोड़ा सा वो हूँ कि मुझे लगता है कि नवाज के बाद अगर हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिन में इस टाइम पे अरफात मिन्हास और मेहरान मुमताज, ये दो बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स हैं जिनको हमें पॉलिश करने की जरूरत है। पीएसएल में भी ऐसा इनको इतना क्लियर चांस नहीं मिलता। अरफात मिन्हास कराची से खेले हैं लास्ट सीजन, उनको भी इतने पूरे मैचेस नहीं मिले। मेहरान मुमताज पेशावर जल्मी से खेलते हैं, वो फ्लैट विकेट पिंडी में, उनको भी इतने मैचेस नहीं मिलते। तो इन दो प्लेयर्स पे अगर आप नवाज की रिप्लेसमेंट चाहते हैं तो बड़ी परफेक्ट सजेशन मेरे सामने किसी का मैं देख रहा था, मतलब है तो बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स चीज है, बट जो अभी हमारे स्पिन बॉलर्स की परफॉर्मेंस है ओवरऑल, उसमें आप जो टेस्ट के आपके स्पिनर्स है ना, नोमान और साजिद, आप यकीन करें अगर आप इनको आजमा के देख लें तो मेरा ख्याल है बुरा ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, हमारे पास कोई विकेट कीपर है इस टाइम? रिजवान है आपके पास, मैं तो बिल्कुल अभी भी, लेकिन रिजवान को हम लेकर भी तो नहीं ना, आप नहीं कैरी कर रहे, लेकिन आपके पास इस वक्त सबसे बेस्ट विकेट, अगर रिजवान को हटा दें या नाफे को, नाफे ठीक है यंगस्टर है, बड़ी दुआएं उसके लिए, कीपिंग के लिए देखें, कीपिंग एक बड़ी स्पेशल जॉब होती है। हम लोग ना, हमने कीपिंग पे आप रिस्क नहीं ले सकते, ये तो बॉन्ड कीपिंग के ऊपर हम वो राशिद लतीफ अक्सर ये बात करते हैं
कि वो ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट कीपर एवर, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान के राष्ट्रीय एक बहुत बड़ा नाम है। और वो हमेशा एक बात कहते हैं कि हम लोग स्टॉपर का और विकेट कीपर का फर्क नहीं समझ रहे, कि हम अक्सर प्लेयर्स जिनको कैरी कर रहे हैं वो प्रॉपर विकेट कीपर नहीं। आपने तो साहबजादा फरहान को भी विकेट कीपर लिखा हुआ है किताबों में, कागजों में, तो आपके साहबजादा फरहान भी विकेट कीपर है। तो मेरे हिसाब से रिजवान स्टिल इन लोगों से अभी भी बेहतर है। आपने यार देखो प्रॉब्लम फिर वहीं आ जाती है, मैं वहां जाना नहीं चाह रहा, बार बार डिबेट हर बार वहीं पे फिर जाती है कि बाबर पे और रिजवान पे। प्रॉब्लम फिर वही है कि आपने जो छेड़छाड़ की है ना, अब उसको आप भुगत रहे हैं। ठीक है, मैं उसमें नहीं जा रहा कि यार अब क्या हो गया जो हो गया मिट्टी पाओ, लेकिन बात यह है कि आगे आप अभी भी जो गलतियां पहले की हैं उनको आपको हम सेम मिस्टेक्स वापस से रिपीट करते हैं। लेकिन अगर हम लोग रिजवान को हटा दें तो हम लोग ओडीआई के मैच के अंदर क्या नाफे के ऊपर रिलाई कर सकते हैं कि 50 ओवर्स का हमारा मैच होगा और नाफे हमें एक अच्छा एज अ विकेट कीपर वहां पे काम करके दिखाएंगे? अभी आपने नाफे को T20 में पूरी तरह आपने यूटिलाइज नहीं किया। अभी तो देखो, तो मतलब हमारे पास कोई रिजवान के अलावा ऑप्शन भी तो नहीं है विकेट कीपर की। तो फिर नहीं है तो फिर खिलाओ उसको। हाँ, तो उसको खिला भी नहीं रहे। देखिए मुकद्दस, इस पे मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करता हूँ कि पाकिस्तान के नेक्स्ट 6 मंथ्स में कोई भी T20 इंटरनेशनल सीरीज नहीं है पहले तो, ठीक है। तो ये जितना भी ये जो वर्ल्ड कप का जो सारा ये कि ड्रॉप कर देंगे, ये हो जाएगा, ये 6 महीने तक हम भूल चुके होंगे, क्योंकि इस दौरान क्या होगा, PSL होगा, IPL होगा, वापस से नए हीरो सामने आ जाएंगे। देखिए जब PSL आता है ना, वो सब कुछ चेंज कर देता है। अहमद शहजाद की काफी बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन उनकी एक बात मुझे बड़ी पसंद है कि जब PSL आएगा तो कोई किंग भी निकलेगा, कोई क्वीन आएगी, कोई ईगल आएगा, तो इन सब का कमबैक होगा। तो वो चीजें हम भूल चुके होंगे तब तक, इसीलिए भी आप देख रही है ना ही कोई कैप्टनसी चेंज की कोई बात हुई है अभी तक, ना ही माइक हैसन पे कोई बात हुई है, बिकॉज पाकिस्तान के भी नेक्स्ट 6 मंथ्स तक कोई T20 इंटरनेशनल सीरीज नहीं है। बात रही वनडे सीरीज की, जिस तरह आप अगर कीपर की बात कर रहे हैं ना, मोहम्मद रिजवान वनडे फॉर्मेट में बेस्ट कीपर बैटर है पाकिस्तान के लिए, उनका तो ड्रॉप होने की बात ही नहीं है। और T20 में अगर मानी साहब नाम दे रहे हैं रिजवान का, तो फिर रिजवान साहब उनकी ना मानी साहब ओपनिंग में ही जगह बनती है रिजवान की, और ओपनिंग में आपको ठीक ठाक छेड़छाड़ करनी पड़ेगी अभी इस टाइम पे। 6 महीने का टाइम है, बड़ा कुछ चेंज होगा। PSL में मुल्तान की कैप्टनसी, पिंडी की कैप्टनसी भी रिजवान कर रहे होंगे, तो काफी चीजें हमें ना PSL के बाद और क्लियर होंगी कि हमारी T20 की जो टीम है वो किस साइड पे जा रही है। अभी इस टाइम जो बायलैटरल सीरीज की या बाबर आजम के ड्रॉप होने की बात है, बाबर आजम को इस सीरीज से ड्रॉप नहीं किया जा रहा, बाबर आजम को इन 3 मैचों से रेस्ट दिया जाना चाहिए। मुझे ये लगता है अभी दिया जाएगा या नहीं ये भी देखते हैं, बिकॉज इन 3 मैचेस की एज सच कोई इतनी वैल्यू भी नहीं है। ये सिर्फ एज अ कंपनसेशन टूर पाकिस्तान कर रहा है, ये कोई शेड्यूल्ड टूर भी नहीं है, बिकॉज बांग्लादेश वर्ल्ड कप में नहीं था, पाकिस्तान ने उनके लिए स्टैंड भी लिया और थोड़ा सा फाइनेंशियल उनको बेनिफिट के लिए पाकिस्तान ये सीरीज उनको दे रहा है 3 मैचेस की, क्योंकि PSL के बाद हमने टेस्ट सीरीज खेलने जाना है वहां। अच्छा, तो ये जो 3 मैचेस है ना, इसके अंदर आप थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं। साइम अयूब को भी अगर ये ड्रॉप कर रहे हैं सीरीज से, तो इस सीरीज के लिए कर सकते हैं, लेकिन वनडे सीरीज में साइम अयूब, बाबर आजम, फखर जमान, रिजवान आगा और उसके बाद एक मिडिल ऑर्डर का बैटर, ये हमारी परफेक्ट बैटिंग लाइनअप है फॉर द वर्ल्ड कप इन साउथ अफ्रीका। आपको ये भी देखना है कि 2027 का वर्ल्ड कप कहाँ पे है, तो ये चीजें हमारी वनडे की टीम को इतना छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप T20 की परफॉर्मेंस से वनडे टीम को इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। वैसे साउथ अफ्रीका में अगर देखा जाए ना, इन ODI तो सबसे जो अच्छी परफॉर्मेंस है वो साइम अयूब की उनके लास्ट सीरीज उनकी बहुत अच्छी थी। अगर मिडिल ऑर्डर में एक बैटर का नाम ले तो मैं हमेशा से शायद हसन नवाज को बड़ा हाईली रेट करता हूँ, या इरफान खान, बिकॉज अगर वहां पे आपको कट और पुल चाहिए तो ये ज्यादा बेटर है, बजाय कि आप कामरान गुलाम को या अब्दुल्ला शफीक को लेके जाएं, जो कि ड्राइव के ज्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं। तो ये चीज हमेशा आपको देखनी पड़ती है। सेंचुरी करके आपको मैच भी जितवाया। बिल्कुल, रिजवान तो वनडे फॉर्मेट से कभी ड्रॉप ही नहीं होता। सलमान अली आगा की वनडे में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, उनको भी होना चाहिए। आपको इश्यूज आएंगे वहां पे, बिकॉज ये नवाज और शदाब ना वहां पे बॉलिंग नहीं कर सकते। साउथ अफ्रीका की विकेट्स पे आपको एक ही स्पिनर चाहिए जो कि स्पेशलिस्ट होगा, अबरार या सुफियान मुकीम। वनडे क्रिकेट में उस्मान तारिक को ना लाना चाहिए, ना वो दूर दूर तक हमें नजर आएंगे। तो आपकी वनडे की टीम इतनी खराब नहीं है, आप T20 की खराब परफॉर्मेंस को वनडे के ऊपर ना लेके आए तो ज्यादा। अच्छा, अभी मैंने और हुमा ने दोपहर वाले शो में बात की, आप दोनों की भी राय बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अलीम डार ने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने रिजाइन किया, उन्होंने बोला कि हम लोग जो टीम अनाउंस करते हैं ना, वो टीम तो एक बहुत बेहतरीन टीम होती है, लेकिन फिर हमारे जो सिलेक्टर्स होते हैं वो प्लेइंग 11 ग्राउंड में ऐसे उतारते हैं कि वो हमें समझ नहीं आती फैसले कर कौन रहा है। इस तरह की उनकी कुछ स्टेटमेंट थी, तो आप स्टेटमेंट के बारे में क्या कहेंगे? और जो उन्होंने टूर्नामेंट खत्म होने के बाद इतनी जब सवाल उठने लगे तो रिजाइन कर दिया, उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान क्यों नहीं सवाल कोई उठाया और तब क्यों नहीं रिजाइन किया? बात यही
ही है, हम शो से पहले भी बात हो रही थी कि हमारे यहाँ बड़ा, मैं हार्श था थोड़ा सा वो बात करूंगा कि हमारे यहाँ कई लोगों का ईमान जो है वो बाद में क्यों जागता है। सवाल ये है, मैं नहीं कह रहा, पहली बात तो ये है कि अलीम डार साहब का अभी तक खुद का स्टेटमेंट नहीं आया, ये बातें चल रही हैं। हाँ, रिजाइन उन्होंने दिया, ये बातें आ रही है कि अलीम डार साहब ने जो है ये उनका मौकफ है कि मेरी बात नहीं मानी जा रही थी। यार सवाल अगर ऐसा है तो सवाल ये है कि जब आपकी बात नहीं मानी जा रही थी आपने उसी वक्त रिजाइन क्यों नहीं किया? क्या आप इंतजार कर रहे थे कि ये खिलाड़ी जिन पे मैं एतराज कर रहा हूँ ये नाकाम होंगे, उसके बाद मुझे एक नई दुकान मिलेगी, एक मौका मिल मुझे एक, मैं ये कहूंगा कि फिर बेचने के लिए नया मंजन मिलेगा, नया चूरन मिलेगा मुझे कि मैं वो बेचूंगा बाद में, कि मैं कहूंगा कि नहीं यार मैं इसलिए गया, मैं बड़ा उसूलों का पक्का हूँ, मैं बड़ा जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ और मैं उसूलों पर समझाऊं। उस वक्त तुम्हारे उसूल कहाँ थे यार? बात सीधी सी है। फिर यही बात हमारे एक साबिक कप्तान ने कही कि यार मैंने फलाने की वजह से, फलाना मेरी बात नहीं मान रहा था, मैंने इसलिए कोचिंग छोड़ दी। ओ यार उस वक्त तुम कहाँ थे जब वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा था? उस वक्त आप चिमटे रहे, साथ में तनख्वाह पीसीबी से लेते रहे, पीसीबी के पेरोल पे आप रहे। इसी तरह आपने अभी अगर अलीम डार साहब बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी है, पाकिस्तान के लिए 3 दफा आईसीसी अवार्ड जीत चुके हैं, बहुत नाम है इनका, ठीक है, और बहुत रिस्पेक्ट है दुनिया में। लेकिन अगर ये बात ट्रू है कि इसी वजह से गए, तो फिर ये तो मतलब बड़े अफसोस की बात है कि आप जब फेलियर हो गया उसके बाद कह रहे हो यार मैं, फिर तो पहले तो आपको पकड़ना चाहिए यार, पहले तो फिर आप अकाउंटेबल है। यानी आप ये मान रहे हैं कि बाबर की या जिसकी भी बात है कि वो फेलियर की बड़ी वजह है, और आप ये भी मान रहे हैं कि मैंने वहां सरेंडर किया था, तो पहले तो आप आए, पहले तो आप जवाब दें। हाँ।